हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग पर्सनालिटी 3.2 का जो है दो चर वाले रैखिक का सामान्य रूप। इस वीडियो में हम बेसिकली यह चीज पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक का सामान्य रूप होता क्या है। एक इसमें टॉपिक है दे रखा है पर्सनालिटी 3.2 में, क्या दो चर वाले रैखिक का सामान्य रूप के नाम से। पहले हमने पर्सनालिटी 3.1 को पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, सबसे पहले जाकर वो पढ़िए फिर इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिक चीजों को देखेंगे। इस प्रश्नावली में देखिए, इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम पहले बाद में करने वाले। पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में क्या है, जिसके जो मेन फंक्शन होता है, जो जिसपे हमारा जो है क्वेश्चन लगता है, उसको हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। दो चार वाले रैखिक का सामान्य रूप हम लोग को करना है यहाँ पर। और इसमें एक चीज और है कि जो हमारे एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं उसको भी हम लोग करते हैं। जो उदाहरण होते हैं एनसीईआरटी बुक के, उसको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए एक चीज है कि उदाहरण से ही क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उदाहरण को भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है कि दो चर वाले रैखिक सामान्य रूप। दो चर वाले रैखिक का सामान्य रूप क्या होता है? रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने पढ़ क्या होते हैं, इसके पहले वाले प्रश्न हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी यहाँ कह रहा है सामान्य रूप क्या होते हैं। हमने वहां पर पढ़ा था कि रैखिक रेखाएं होती है, यानी कि सर रेखा के रूप में हमें ग्राफ मिल रहा था। ग्राफ हम लोग जब बना रहे थे तो हम मानते, मान लीजिए ग्राफ कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमें अगर कोई ऐसे दो रेखाएं दे रखी हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, दो रेखाएं दे रखी हैं, यहाँ पर एक बिंदु को काट रहा है, कोई बिंदु है यहाँ पर काट रहा है आपका, इसे हम क्या कहते हैं। और इसमें देखिए, और हमने रेखा वहां पर तो नहीं पढ़ी थी मैं, लेकिन मैं बताता हूँ। और इसमें एक और रेखा मिलेगी ऐसे कुछ। यहाँ पर देखिए, ये तो एक रेखा हो गई, लेकिन इसके ऊपर एक और ऑलरेडी रेखाएं हैं। कैसे? मान लीजिए ये आपका रैखिक रेखा यानी सरल रेखा है। अगर इस पे एक और रेखा ऐसे आ जाए तो आपको दिखेगा नहीं। 3D फिगर रहता दिखता, 2D में नहीं दिखेगा। ऐसे ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे जब सामने से रहेगा तो दिखेगा नहीं। जो 2D फिगर है यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या है कि एक और रेखा इसके ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है, हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे। और तीसरी जो रेखा हमारी हो सकती है वो कैसे सिमिलर हो सकती है, समांतर हो सकती है। ऐसे ऐसे तीन रेखाओं के बारे में पढ़ना है, ग्राफ में देखना है। ग्राफ जब बनाएंगे तो इन तीनों रेखाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए पहले जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। हमने वहां पर पढ़ रखा था, वहां पर मैंने बताया था कि इसका जो सामान्य रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ax यहाँ बी वाई रहेगा, सॉरी y हो गया, प्लस बी सी इक्वल टू 0। ax का गुणांक, सॉरी x का गुणांक, y का गुणांक प्लस अचर पद मिलकर एक हमें समीकरण बनता है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं। अब बात करते हैं इनके क्या होंगे, सामान्य रूप क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं, तो हम क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस रेखा का भी हम लोग नाम देखें, इस रेखा का भी हम लोग नाम दे देंगे क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाओं का नाम हो गया। यहाँ पर देखिए एक दूसरे को, देखिए क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही रेखा है, तो इसलिए हमें इसका नाम ना देकर इसका नाम देता है। देखिए इसका मान लीजिए मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं हो गई बेसिकली हमारा, इनको हमने नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं इनको कहते क्या है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, एक पॉइंट पर काट रहा है ये दोनों रेखाएं। यह इसमें क्या है, यह दोनों रेखाएं अनेकों बिंदुओं पर काट रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यह रेखा ऐसे है, इसके ठीक ऊपर एक और रेखा हमने ऐसे बना दिया, तो यह कई सारे बिंदुओं पर काट रही होंगी, कई सारे पॉइंटों पर काट रही है, अनेकों पॉइंटों को काटेगी। या जितनी बार रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं उतनी बार रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर तो क्या एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है तो अनंत बार काटेगी। यहाँ पर क्या सिमिलर है, तो यहाँ पर क्या है, समान यानी समांतर है, तो यहाँ पर तो किसी को एक दूसरे को स्पर्श कभी नहीं कर सकते। इसको हम क्या नाम देते हैं, यह जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है एक पॉइंट पर, उसको हम क्या नाम से जानते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, देखिए इनको हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं समझाने के लिए, मैंने बताया था संपाती
संपाती रेखाएं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। रेखाएं, यह तो हो ये चीजें कि इनको नाम से क्या जानते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर, संपाती रेखाएं, समांतर है। तीन चीजें आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखिए इसमें क्या, देखिए हम लोग आगे अब क्या देखेंगे इसमें। देखिए एक चीज और बता दूं मैं कि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आप दो समीकरण दे रखा है ऐसे और ऐसे, दो समीकरण दे दिया और पूछ दिया कि क्वेश्चन में यह पूछ दिया कि आप बताइए कि कौन सी रेखाएं हैं, कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि संपाती रेखाएं कि समांतर रेखाएं, यह हमें से क्वेश्चन में पूछ दिया। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी रेखाएं, तो उसके एक मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या, इसकी पर्सनालिटी 3.1 में हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों रेखाओं का अगर हम ग्राफ निकाल लें, इस रेखा का और इस रेखा का ग्राफ निकालें, तो ये दो समीकरण दे रखा है, ग्राफ तो दिया नहीं है वहां पर, तो हम कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को पॉइंट, इसके दो पॉइंट निकालते हैं, इसके दो पॉइंट निकालते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर बताएंगे ना कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि संपाती रेखाएं कि समांतर रेखाएं हैं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अधिक से अधिक टाइम लगेगा वो ऐसे क्वेश्चन करने में। और देखिए अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए और वैसे आप करने बैठ जाओगे तो एग्जाम में टाइम की कमी आ जाएगी, क्योंकि देखिए 3 ही घंटे में आपको पेपर को पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसकी जो है डायरेक्ट कैसे मेथड है, डायरेक्ट कैसे जाने की, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर है। देखिए यहाँ से ये चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि ये रेखाएं, दो समीकरण दे देगा, बताइए कि संपाती रेखाएं होंगी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी कि समांतर रेखाएं होंगी। इसको इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। 2 नंबर 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं कैसे कि कैसे इसको पहचाने की, कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सा संपाती, कौन सा समांतर रेखाएं। तो उसके पहचानने के लिए हमने सिंपल चीज मेथड अपनाया है कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2, इसके बराबर नहीं है लेकिन नॉट है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू बराबर है B1/B2 के, तो यह हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाती हैं। ये हमारी क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं को दर्शाती है। दूसरा कंडीशन ये है कि A1/A2 और बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। इसको भी मैं लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। A1/A2 यहाँ पर भी रहेगा बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि C1/C2 को नहीं लिखा। तो देखिए कंडीशन क्या होते हैं, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू बराबर के, तो B1/B2 के, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उस प्रतिच्छेदी रेखाएं ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है, A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, और यहाँ पर भी क्या होता है, वही सेम कंडीशन होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। देखिए इन दोनों में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने इसको मिटा दिया। अब क्या कंडीशन तब अप्लाई होंगी जब ये दोनों इक्वल है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा संपाती रेखा है कौन सा समांतर रेखा है, तो उसके जानने के लिए हमने C1 का उपयोग किया है। तो C बराबर C1/C2 अगर बराबर है तो संपाती रेखा होती है। अब बराबर, और अगर बराबर C1/C2 जो है, C1/C2 जो है इसके ना ही बराबर है, जो A1/A2 बराबर B1/B2 है इसके ना बराबर है, तो समांतर रेखाएं होती है। तो ये होती है आपकी, यह जो ये बराबर नहीं होती है तो ये समांतर रेखाएं होती हैं बेसिकली। ये हमारा कुछ होता है 3 पॉइंट की कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी संपाती रेखाएं, कौन सी समांतर रेखाएं हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले, इससे देखिए कितने हल होते हैं। देखिए हल कितने होते हैं, क्योंकि हमने बता रखा था वहां समीकरण में कि अनेकों हल होते हैं। ठीक है, अनेकों हल मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि आवाज आ जाती है, देखिए इनके हल फाइंड आउट होते हैं कैसे। देखिए तो कितने हल होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा में बस एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है, बस एक हल होता है। इसमें क्या होते हैं, देखिए अब हल कैसे होता है कि एक हल, मैंने कहा दिया कि एक हल होता है। यहाँ पर क्यों एक ही हल होता है, देखिए क्या होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, जितने बार ना ये रेखा एक दूसरे को टच करेगी उतने ही उसके हल होंगे। रेखाएं जो है जितने बार एक दूसरे को टच करें या एक दूसरे को पॉइंट जितने बिंदु में मिलते हैं, एक दूसरे को टच करने के बाद जितने बिंदु मिलेंगे ना उतने ही हल होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा में एक दूसरे को सिर्फ एक ही बार काट रही है, यानी कि एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, बस इसकी हम कह सकते हैं एक हल ही होंगे इसके।
अब ऐसे सेम कंडीशन में अगर संपाती रेखाओं को हम देखें, संपाती रेखाओं में क्या है, देखिए मैंने कहा कि ये इस लाइन के ऊपर एक और लाइन है, एज्यूम कीजिए, क्योंकि देखिए मैं फिगर बना नहीं सकता क्योंकि 2D फिगर में नहीं दिखेगा ना, जब 3D आप देखोगे ना तो वहां पर दिख जाएगा। सपोज मैंने कहा था ऐसे कुछ है फिगर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो देखिए संपाती रेखाओं में क्या एक दूसरे के ऊपर लाइन है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसमें अनेकों पॉइंट होंगे, अनेकों बिंदु होंगे, क्योंकि एक दूसरे के हजारों बिंदुओं से मिलकर हमें रेखा बनती है। ये आप लोग को पता होगा कि हजारों बिंदुओं से मिलकर, हजारों पॉइंट से मिलकर, हजारों अनेकों पॉइंट से मिलकर हमें क्या मिलती है, रेखा बनती है, यानी कि एक सरल रेखा बनाई जाती है। तो इसमें क्या है कि अनेकों बिंदुओं पर काटेंगी, अनेक पॉइंट पर काटेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अनेक पॉइंट पर काटेंगे तो इसके क्या कर सकते हैं, अनेक हल होंगे, अनंत अनंत हल है, इसके अनंत हल है। और यहाँ पर जब देखेंगे तो जितने मैंने कहा कि ग्राफ में जितनी बार एक दूसरे को कोई रेखा के काट लेंगे उतनी बार उसका हल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रहे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हल नहीं है, हल नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो नहीं है। यहाँ तक आप लोग का आइए समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें एक लास्ट टॉपिक है। देखिए मैंने इतनी सारी चीजों को बताया और एक लास्ट टॉपिक बचाता है क्या, कि उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ये सिंपल चीज है, आप लोग याद रखिएगा कि उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि संगत है कि असंगत है। सिंपल चीज है, इसमें कोई हवाबाजी नहीं है। अगर आपको जिसके हल होंगे, यानी कि जिसके हल होते हैं, उसे हम संगत निकाय कहते हैं, संगत निकाय। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संपाती रेखाएं में अनंत हल होते हैं और इसमें एक हल होता है, लेकिन ये दोनों में हल हैं तो संगत निकाय है। अगर इसमें हल नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं, असंगत निकाय। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। यह चीजें जो हैं पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बता रखा है, क्योंकि ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी ना, पर्सनालिटी क्वेश्चन इजी वे में बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्या अपने चौथे उदाहरण की तरफ। देखिए मैं एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोग को, मैं क्या करता हूँ एनसीईआरटी के जितने उदाहरण तो मैं जरूर कराता हूँ, जो अच्छे उदाहरण होते हैं, जो उदाहरण करने लायक होते हैं, मैं उदाहरण करा देता हूँ। क्यों उदाहरण को कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पूछता है। उदाहरण में अच्छे क्वेश्चन पर्सनालिटी से दिए होते हैं। अगर आप उदाहरण करते हैं मेरे भाई ना, तो एकदम सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन करने में, पर्सनालिटी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो आप उदाहरण क्वेश्चन कीजिए, आप पर्सनालिटी क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए, क्योंकि खुद से सोल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। और उस तरीके से क्या होता है कि मैं तो क्या करूंगा, उदाहरण छोड़ दूंगा तो आप भी उदाहरण को छोड़ दोगे, पर्सनालिटी क्वेश्चन करा दूंगा, पर्सनालिटी क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे। वैसे भी तो मैं पर्सनालिटी क्वेश्चन को बताता ही हूँ। जरूर आप ये जरूर रखिए कि क्या कीजिए कि पहले उदाहरण में बताना, उसको देखिए, अच्छे से सीखिए, और उसकी वजह से क्या कीजिए, पर्सनालिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप खुद से कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं लग रहा है फिर भी करते रहिए, ट्राई मैंने करने के लिए बोला है, ट्राई कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो वीडियो है, वीडियो का आप थ्रू देख कर फिर से कर सकते हैं। आप खुद से कीजिए, करेंगे ना तो चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी, ज्यादा समझ में आएगी। हाँ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्राफ द्वारा में जांच करना है क्या, कि समीकरण युग्म में इतना और इतना ऐसा, यदि ऐसा है देखिए संगत है कि नहीं, ग्राफ द्वारा हमें बताना है। तो सिंपल चीजें कैसे हम लोग ग्राफ द्वारा पता करेंगे, उससे पहले आप लोग बता दूं, उससे पहले मैं आप लोग को क्या बता दूं, सबसे पहले मैं ग्राफ को बनाने की कोशिश करूँ। बनाने के लिए हमने पिछले पर्सनल में ऑलरेडी पढ़ रखा था कि कैसे दो समीकरण दिए हैं तो उसके ग्राफ हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैं समीकरण नंबर इसको मैं लिखता हूँ, x + 3y = 6। ये समीकरण हमारा दे रखा है, हमने बता रखा है इन दोनों चर पदों में से किसी एक पद को क्या करते हैं, जीरो करते हैं और एक पद की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, x = हम मान लिया 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पर जो है 0। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 ही मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 खुद से, लेकिन मानना है, एज्यूम खुद से कर लेते हैं। मान लें मैंने x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू आप x = यहाँ पर 1 भी मान सकते हो, उससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेसिकली कहने का तात्पर्य है तो लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए x = 0 मानना है। तो x = 0 मानना है तो मैंने x के स्थान पे 0 रख दिया, प्लस 3y आपका उतर जाएगा ऐसे एज इट इज,
बराबर 6, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर देखिए 6/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर गुणे में है, इधर जब जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका सिंपली y बराबर 2। तो हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे, आपका बिंदु हमें मिल जाएंगे क्या, देखिए x बराबर हमने 0 मान, तो 0 अकामा 2, ये हमारे 2 पॉइंट हो जाएंगे बेसिकली। ये पहले पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि एक बार x इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, एक बार y इक्वल टू मान लेते हैं। तो y इक्वल टू हम क्या मानेंगे, तो y इक्वल टू भी हम 0 ही मान ले रहा हूँ, y इक्वल टू भी क्या है यहाँ पर 0 ही है, y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 मानेंगे तो x तो ऐसे ही है, x प्लस 3, और y के स्थान पर हमने 0 माना है तो 0 रख लेंगे बराबर 6, तो x ये हो जाएगा 0 आपका पूरा, क्योंकि 3 का जब 0 में गुणा तो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। तो बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे, बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे, तो बिंदु हमें मिल जाएंगे देखिए 6,0। ये हमें बेसिकली हमारा जो है दूसरा इसका पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर बता रखा था इस प्रश्नावली 3.1 में कि ग्राफ को बनाने के लिए एक समीकरण से हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु निकाला 0,2, दूसरा निकाल दिया बिंदु 6,0। अब हम लोग दूसरे समीकरण को देखेंगे, इस वाले समीकरण को। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, तो हम लोग दूसरे समीकरण को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोग को कैसे करने वाले हैं। देखिए 2x - 3y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पर भी सिंपल चीज है, वही काम करना है हमें। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ। जब x इक्वल टू 0 मैं कर दूंगा तो 2 तो रहेगा ही, एडजेक्टिव उतरेंगे। x का स्थान पर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, -3 y, क्योंकि x इक्वल टू हमने 0 माना तो x का स्थान पर हमने 0 रख दिया, इक्वल 12। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 2 का जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो -3y बराबर 12। तो y बराबर 12/3, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में इधर जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाग में कन्वर्ट होगा, -3 है तो -3 यहाँ पर भी आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 4 में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 4, माइनस का 4 आएगा। इतना ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, क्यों माइनस का 4 आएगा। तो हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे भैया, देखिए बिंदु हमने x इक्वल टू 0 में तो 0, और y इक्वल टू -4 मान तो -4। ये हमारे 2 पॉइंट हो जाएंगे क्या, 0, -4। सिंपल चीज है। अब लास्ट वाला देखते हैं, y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं क्या, कि y इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ पर मैंने फिर से मान लिया y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से नीचे से मैं करता हूँ 2x - 3 गुणे y के स्थान पर मैंने क्या कर दिया 0 रख दिया, बराबर 12। ठीक है 2x तो ये उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 का जब 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 12। तो x बराबर 12/2, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और कटेगा कितने 6 बार में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, बिंदु हमें मिल जाएगा 6,0। हमारे 2 बिंदु यहाँ पर मिल जाएंगे 6,0। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे थे क्वेश्चन में, उनसे क्या किया 4 बिंदु को निकाल दिए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए 4 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने यहाँ पर एक बिंदु पहले समीकरण से 2 बिंदु निकाला, 0,2 और 6,0। दूसरे समीकरण से मैंने क्या निकाला कि 0,-4 और 6,0। तो एक चीज यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 2 पॉइंट सेम है, उससे हमें मतलब नहीं, मैं ग्राफ बनाता हूँ फिर देखता हूँ ग्राफ कैसे हम लोग का बनता है। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। ग्राफ देखिए सिंपली मैंने बनाया, छोटा सा ग्राफ है, ग्राफ छोटा सा ही बनाया है। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, पहले समीकरण के लिए 0,2, 0, इसको हम x एक्सिस मानते हैं, इसको y एक्सिस मानते हैं, इतना आप लोग को पता ही होगा। 0 पे x पे क्या है 0 है, y पे क्या है 2। तो देखिए x पे आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये आपका यहाँ पर होगा 0, क्योंकि यहाँ पे है 0 आपका, और y पर क्या 2। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पर मिलेगा क्या 0,2। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है 6,0, x पे 6 है लेकिन y पे क्या है 0, तो x पे हमारा 6 यहाँ पर है, अब y पे क्या है 0 है भैया, लेकिन y पे क्या है 0, तो y पे भी 0 यहीं पर होगा, यानी कि दूसरा पॉइंट हमें मिला 6,0 यहाँ पर, यही हमारा पॉइंट है। अब हमको इसको क्या करें, इसको मिलाएंगे, तो ऐसे कुछ मिलाएंगे आपका, तो ऐसे हमारा
जो है पहली रेखा प्राप्त हो जाएगी, पहली रैखिक रेखा प्राप्त हो जाएगी। दूसरे समीकरण में हम जब देखते हैं तो दूसरे समीकरण में क्या चीज देखें, पहला बिंदु जो है आपका क्या निकला है 0,-4, जो पहला बिंदु निकला है 0,-4 निकला है। ये तो समस्या वाली बात है। चलिए देखते हैं 0,-4। देखिए एक्स एक्स पे क्या है, देखिए क्या है कि एक्स एक्स पे 0 है, वाई एक्स पे -4 है, तो एक्स एक्स पे यहाँ पर 0 होगा, अब वाई एक्स पे -4 यहाँ पर होगा। हमारा जो बिंदु आएगा यहाँ भी पा जाएगा 0,-4। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है 6,0। देखिए जो लास्ट पॉइंट बिंदु हम निकाला 6,0, तो एक्स एक्स पे 6 है, वाई एक्स पे 0 है, तो यही हमारा पॉइंट होगा। अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से, सॉरी ऐसे मिलेगा कुछ, तो यहाँ पर जो है हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल रहा है, जो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x = 6 और y = 0 होगा। ये दो बिंदु हमें मिल जाएंगे, सिंपली x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x = 6,0। बस क्वेश्चन दे रखा था कि जांच कीजिए और बताइए कि संगत है कि नहीं। तो देखिए मैंने ये कहा रखा है कि संगत तब कब होगा, जब उसके हल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, कि संगत निकाय है, संगत निकाय है। यहाँ से हम लोग ये ऑलरेडी कह सकते हैं कि संगत निकाय है। अब जो संगत निकाय है तो फार्मूले के द्वारा हमने कहा है कि ऐसा है, संगत निकाय है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो ग्राफ द्वारा तो हमने ऑलरेडी हल कर दिया, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि चौथा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो ग्राफ द्वारा हल किया, मैंने ग्राफ द्वारा हल भी कर दिया, संगत निकाय है मैंने यहाँ पर बता भी दिया, क्योंकि जो है ऑलरेडी सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज पहले बता दिया आप लोगों को कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। ग्राफ द्वारा मैंने जांच कर दिया कि समीकरण युग्म इतना संगत है, यदि है ऐसा है। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा हो। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाकर फार्मूला लगाकर समझ लेंगे इसको, ये संगत है कि नहीं। ये देखिए मैंने ग्राफ द्वारा भी बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूले के थ्रू समझते हैं हम लोग, मूला के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या कि ये संगत है कि नहीं। तो हमने पढ़ा रखा था, उसके लिए सबसे पहले दोनों जो हमारे जो समीकरण उनको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो x देखिए x + 3y = 6, तो x + 3y = 6। और दूसरा हमारा जो समीकरण है यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख रखा है 2x - 3y = 12, तो 2x - 3y = 12। मैंने दोनों समीकरण लिख दिए। हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रखा था, अभी शुरू में ही पढ़ा है कि इनको कैसे लिखते हैं, जो इसका सामान्य रूप होता है क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। और इसको मैं इधर ट्रांसफर करके हम लोगों ने लिखा है इसलिए, और a2x + b2y + c2 = 0। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हम तुलना डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा गलती हो सकती है कि तुलना करने पर डायरेक्ट करने पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। तो मैं यहाँ इसको इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि जगह नहीं हमारे पास। तो इसको जब इधर लिखेंगे तो x + 3y, मैंने क्या किया है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर +6 है तो इधर आएगा तो -6 = 0। और सेम काम हमने यहाँ पर भी किया है, तो 2x - 3y, देखिए इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो -12 है, +12 है, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा आपका 0। इन दो समीकरणों को देखेंगे तो आप एज इट इज हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, e1x के स्थान पे e1 है, तो e1 क्या स्थान x, देखिए यहाँ पे क्या है, x के स्थान पे कुछ है नहीं, तो हम लेकिन 1 यहाँ पर ऑलरेडी छिपा रहता है। तो e1 = हम कह सकते हैं a1 = 1, a1 = 1, b1 = देखिए b1 = देखिएगा ध्यान से, b1 = यहाँ पर 3 है, तो b1 = 3 और c1 = -6, क्योंकि यहाँ पर -6 है, c1 = -6। ये तो कि पहले समीकरण की बात। अब दूसरे समीकरण को हम लोग देखेंगे तो a2 है क्या, a2 बराबर क्या है 2, और b2 बराबर क्या है -3, और c2 बराबर क्या है -12। ये क्या किया है कि इनका जो वैल्यू है, जो गुणांक की जो वैल्यू आती है, जो x और y का गुणांक और अचर पद आता है, उनको हमने लिख लिया। हमने कहा कि संगत है कि नहीं, फार्मूले के द्वारा हम लोग देखते हैं। हमने जो फार्मूला पढ़ा था क्या, संगत नहीं है, इसके लिए क्योंकि संगत हमने प्रूव कर दिया, संगत है, सॉरी संगत निकाय है। संगत निकाय के लिए हमने क्या कहा कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by
B1/B2 के। तो उसके हम लोग देखेंगे उसका, तो क्या करेंगे A1/A2, यानी कि A1/A2 यहाँ पर क्या करें 1/3 बराबर है इसके 1 बट्टे यहाँ पर 2 रहेगा, 1/2 बराबर B1 3/-3। तो देखिए 3 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा आपका 1/2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है -1 के। तो यह संगत हम कह सकते हैं, ये संगत निकाय है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या ये संगत निकाय है। देखिए क्योंकि इसका एक ही हल होगा, यहाँ पर एक ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे है। यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आई होगी। हमारा जो है चौथा उदाहरण था, हमने बताया। आपको कहीं पर क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे को इतना पता है जरूर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है बड़े बड़े ही क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। उदाहरण में क्या है बेसिकली बड़ा ही क्वेश्चन आता है। जब आप एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से ईजी आने लगते हैं। तो यह आपका चौथा उदाहरण है। इसके बाद से जो हमारे 2 उदाहरण बचते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो यह वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको लगता है मैंने इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सिखाया है, कुछ पढ़ाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।